नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज हमारा विषय है भूगोल से क्लास 8 चैप्टर 2 परिवर्तनशील पृथ्वी। जैसा कि आपको पता ही है कि विद्यालय में बहुत सारे कारणों से क्लास नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरा ये प्रयास है कि मैं अपना क्लास अपने बच्चों तक, अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा पाऊं और उनकी पढ़ाई समय पर हो पाए। इसलिए मैं ये प्रयास कर रही हूँ और हमारा पुस्तक भूगोल हमारी पृथ्वी अष्टम श्रेणी चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी का आंतरिक भाग यानी पृथ्वी के अंदर क्या कुछ है, कितने स्तरों में बांटा गया है, ये सब हम लोग पढ़े हैं। और चैप्टर 2 में पढ़ेंगे परिवर्तनशील पृथ्वी यानी धरातल पर कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं और किन कारणों से होते हैं, किस तरह पृथ्वी अपने जन्म से लेकर आज तक कैसे परिवर्तित हुई है, उसके बारे में कुछ जानकारी है इस चैप्टर में। तो जैसा कि जानते हैं पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ और तब से लेकर आज तक इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आए। पृथ्वी का जब जन्म हुआ उस समय पृथ्वी ऐसी नहीं थी, चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े हैं। उस समय आग के गोले के समान ही थी। उसके बाद धीरे धीरे ठंड हुई यानी ठंडा होने की प्रक्रिया काफ़ी वर्षों तक चली। उसके बाद ठंडा हुई, अंदर से ठंडा नहीं हुई है, उसका धरातल ऊपरी भाग ठंडा हुआ है और जिस कारण ऊपरी भाग पर बहुत सारे पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, पानी इत्यादि हम लोग सब कुछ देखते हैं। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो कि मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है यानी भूपृष्ठ, गुरुमंडल और केंद्रमंडल। और पृथ्वी के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है जिस वजह से चट्टानें पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। और वो पिघली हुई अवस्था में केवल चट्टानें नहीं, उसमें गैस, उसमें वाष्प यानी पानी भी है अंदर में। वो सारी चीज़ें मैग्मा बनती हैं और मैग्मा बनती हैं तो वो बाहर आती हैं। तो क्या कुछ बाहर कैसे आती हैं पढ़ेंगे। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, बात चल रही थी, तो पृथ्वी जब बरसों बरस करोड़ों वर्ष ठंडा होने में लगा तो पृथ्वी पैंजिया क्या है और उसके बारे में पढ़ते हैं। पैंजिया यानी जब पृथ्वी की ठंडा होने की प्रक्रिया हुई तो धरातल के ऊपर जो भूपृष्ठ था यानी कह सकते हैं स्थलखंड, एक ही स्थलखंड था। आज की तरह ज़्यादा एशिया या 7 महादेश या 5 महासागरों में बटा नहीं था। तो उसको जानते हैं पैंजिया किसको कहते हैं, जो एक ही स्थलखंड था। विख्यात भूवैज्ञानिक थे एल्फ्रेड वेगनर ने इसको पैंजिया कहा यानी एक बड़ा सा भूखंड, एक ही भूमि जिसका नाम दिया पैंजिया। और उसके चारों तरफ घेरे हुए जो पानी का हिस्सा एक ही पानी का हिस्सा था। आज की तरह बहुत सारे 5 महासागर या सागर, खाड़ी इत्यादि नहीं थे, एक ही पानी था। यानी उस पैंजिया को यानी एक भूखंड को घेरे हुए बहुत सा पानी चारों तरफ, उसको पैंथालसा कहा गया। अब ये 2 ही चीज़ थे। अब उसके बाद तो प्लेट्स, पृथ्वी के अंदर में विभिन्न प्लेट्स हैं। प्लेट्स यानी चाय पीने वाला या चाय की तस्तरी वाला प्लेट्स नहीं, वो प्लेट्स पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो स्थल खंड है स्तरों के रूप में वो अलग अलग है। जो मैग्मा यानी लिक्विड भाग के ऊपर तैरते रहते हैं वो स्थलखंड, और लेयर्स स्तर, और वो तैरते रहते हैं तो एक जगह तो नहीं रहेंगे लिक्विड पर, तो क्या होता है वो तैरते रहते हैं। कुछ क्या होता है एक दूसरे के आमने सामने आकर टकराते हैं, कुछ जो है एक दूसरे से दूर जाते हैं।
तो इस तरह प्लेट्स जो है टूटते हैं, आमने सामने टकराते हैं, तो इससे क्या होता है, भूकंप की सृष्टि होती है। और जो लावा यानी मैग्मा है वो बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारा उसमें शक्ति होता है, वो क्या करता है, वाष्प होता है, गैस होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, तो वो खौलता रहता है, इतना अधिक तापमान होता है। तो उस खौलने के कारण क्या होता है, वो कोई रास्ता ढूंढता है ताकि कहीं से निकल पाए। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि अगर ढक्कन रख दिए पतीले पर और कोई चावल या कुछ भी सब्जी उबल रहा है तो वहाँ से वाष्प निकलने की कोशिश करता है। कुकर में भी हम लोग देखते हैं कि जब ज़्यादा वाष्प बन जाता है, इतना प्रेशर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो कहीं से निकलने की कोशिश करता है, तो वो जो सीटी डली रहती है वहाँ से वो गैस वाष्प निकलता है। ठीक उसी तरह वो एक पॉइंट मिल जाता है उसको निकलने का, अपनी शक्ति से सीटी को ठेलता है और गैस निकलता है, वाष्प निकलता है। तो उसी तरह मैग्मा क्या करता है, वो स्थान ढूंढता है, वो कमजोर सा स्थान, वो कमजोर सा स्तर भूपटल का जहां से वो निकल पाए। तो निकल पाने के लिए क्या करता है, वो स्थान ढूंढता है और जहां भी वो स्थान ढूंढ कर जाता है और देखता है कि वो स्थान टूटने लायक है तो अपनी शक्ति से उसको तोड़ देता है और प्रचंड वेग के साथ वो बाहर निकलता है। और बाहर निकलता है मैग्मा, जब तक अंदर रहता है वो मैग्मा कहलाता है, और जब बाहर आ जाता है तो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। तो ज्वालामुखी पढ़ेंगे, है ना। तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं, अभी हमने जितना कुछ कहा, यानी मैग्मा प्रचंड वेग के साथ वो दरार या वो छिद्र ढूंढता है धरातल का कमजोर सा, जहाँ से वो निकल पाए, और जब वो फोड़कर धरती के धरातल को या भूपृष्ठ का कमजोर वाला हिस्सा से जब वो विस्फोट के साथ निकलता है मैग्मा, तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी फटने के बहुत सारे कारण हैं, और ज्वालामुखी भी 3 प्रकार की होती है, इसके बारे में जानते हैं। और प्लेट को पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लेट 2 प्रकार के, एक गठनकारी प्लेट और दूसरा विनाशकारी प्लेट। 2 प्लेट साथ साथ नहीं चल के आमने सामने आते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और भारी प्लेट नीचे और हल्का प्लेट ऊपर होता है। इससे बहुत सारे पर्वतों का निर्माण होता है, तो उसको कहते हैं विनाशकारी, यानी किसी चीज का विनाश हो रहा है तो विनाशकारी प्लेट। और कोई प्लेट एक दूसरे के विपरीत मुखी प्लेट जो होता है, एक दूसरे से दूर चला जाता है, उसको कहते हैं गठनकारी प्लेट, यानी ये टूटकर अलग होकर अलग अलग भूखंडों का निर्माण करता है, इसलिए गठनकारी प्लेट। धरातल पर या पृथ्वी के प्लेटों की संख्या लगभग 20 है, छोटे बड़े मिलाकर, और सबसे बड़े प्लेटों की संख्या 6 कहा जाता है, लेकिन 6-7 ऐसे ही है, क्योंकि प्रक्रिया चलती जा रही है प्लेटों की खिसकने की, जिससे क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार भी होता है और साथ ही साथ भूकंप भी होता है। प्लेटों के खिसकने के कारण धरातल पर भूकंप होता है। तो ये 2 चीज हम लोग पढ़ेंगे, एक ज्वालामुखी और 2 भूकंप। धरातल को काफी ज्यादा स्पीड के साथ फाड़कर निकलता है जब मैग्मा, तो उसको ज्वालामुखी कहते हैं। तो मैग्मा जब निकलता है तो बाहर आता है धरातल के ऊपर, तो उसे लावा कहते हैं। और लावा चूंकि हम लोग हिंदी में कहते हैं, विभिन्न स्थानों पे उसके अलग अलग उसके स्थानीय भाषा में उसका नाम है। जैसे इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटकर निकलता है तो उस लावे को वहाँ आ कहा जाता है, यानी गाढ़ा सांद्र जो लिक्विड निकलता है
उसको कहते हैं आ, है ना। और हवाई द्वीप में वही लावा को, पतले लावा को, गाढ़ा नहीं, पतले लावा को कहते हैं पा हो। तो थोड़ा किताब में पढ़ लेना, ये है परिभाषा उसकी, क्या कहते हैं, कैसे है, तो वो पढ़ लेना। उसके बाद अब जानते हैं ज्वालामुखी है कितने प्रकार की। इसके पहले कि आगे बढ़ें, इसके बारे में बताएं। आप लोगों को पता ही है मेरे चैनल का एक ही उद्देश्य है कि मैं उन सारे बच्चों तक पहुंच पाऊं जो किसी भी कारण से विद्यालय का क्लास नहीं कर पाते हैं या किसी भी कारणवश विद्यालय का क्लास छूट जाता है, उन तक मैं पहुंचूं। तो मेरे चैनल को ज़रा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं उन बच्चों तक पहुंचूं। और फिलहाल तो अभी क्लास स्कूल का हो नहीं पा रहा है क्योंकि विद्यालय में फोर्स यानी सेंट्रल फोर्स है, जिस वजह से, और इसके पहले उच्च माध्यमिक, उसके पहले माध्यमिक की वजह से भी क्लासेस नहीं हो पाई हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं अपना सब्जेक्ट अपने बच्चों तक पहुंचाऊं, इसलिए मेरा सपोर्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार का, क्या क्या? पहला जो है सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव। एक्टिव किसको कहते हैं? सक्रिय यानी हमेशा काम करने वाला। तो एक्टिव ज्वालामुखी उसको कहते हैं जो हमेशा जिस ज्वालामुखी में से लावा निकलता रहता है बाहर, उसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि सक्रिय ज्वालामुखी में भी उदाहरण वही है और सुसुप्त ज्वालामुखी में भी उदाहरण वही है, क्योंकि कभी वो सक्रिय हुआ करता था और अब बहुत समय से वो सोया हुआ है, उसमें से मैग्मा नहीं निकल रहा है, इसीलिए। तो सक्रिय ज्वालामुखी में है माउंट वेसुवियस। उसके बाद सुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी यानी स्लीपिंग, यानी वो सोया हुआ है। तो वो ज्वालामुखी जिसमें से कभी किसी जमाने में निकला था जो मैग्मा, लेकिन फिलहाल नहीं निकल रहा है, बहुत सालों से या बहुत समय से नहीं निकला है, उसको हम लोग सुसुप्त ज्वालामुखी की संज्ञा दे देते हैं, जिसमें से है अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का पोपो। तो इस तरीके से है सुसुप्त ज्वालामुखी। उसके बाद आते हैं मृत ज्वालामुखी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि मृत यानी मरा हुआ। मरा हुआ तो नहीं, वो एकदम यानी उसमें से लावा निकलना यानी मैग्मा निकलने की संभावना जो है बिल्कुल नहीं के बराबर है, यानी बरसों से उसमें से नहीं निकला, उसको यानी जागा ही नहीं, यानी मरा जैसा हो गया। तो डेड वोल्केनो में आता है, देखो, मैक्सिको का पारकुटिन, हवाई। तो मृत ज्वालामुखी में उदाहरण के रूप में है हवाई द्वीप का मोना लोया, गुजरात का दिनोधर पहाड़ी जो है वो है मृत ज्वालामुखी की संज्ञा है, दिया गया है, ताकि ये इसलिए कि ये बहुत सालों से बिल्कुल मैग्मा रहित है, नहीं निकला है, इसलिए मृत ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी जो निकलता है या प्लेट्स खिसकते हैं या आपस में टकराते हैं प्लेट्स, तो क्या होता है, उसमें से पृथ्वी में हलचल होता है, कंपन पैदा होता है, और इस कंपन के कारण क्या होता है, भूकंप होता है। तो भूकंप जानते हैं, अर्थात भूकंप वो स्थिति है जब धरातल कांपता है, यानी कंपन होता है, कांपने लगता है। तो कांपने के पीछे के क्या कारण है, प्लेटों का खिसकना, ज्वालामुखी फटना इत्यादि। तो कोई भी जब हलचल होती है पृथ्वी में तो धरातल कांपता है, तो उसको कहते हैं भूकंप, यानी अचानक से पृथ्वी का या पृथ्वी के सतह का कांप उठना या कंपन पैदा होना, उसको कहते हैं भूकंप। ठीक है। और भूकंप में 2 चीज हम लोग पढ़ते हैं, एक है फोकस और एक है एपिसेंटर। क्या है देखते हैं। फोकस यानी भूकंप केंद्र, यानी कि कोई भी चीज जो शुरू होता है काम का या कोई भी घटना, उसका एक सेंटर होता है, तो केंद्र होता है। उसी तरह जो भूकंप
का ओरिजिन कहाँ शुरू हुआ, क्या है? तो भूकंप जहाँ से शुरू होता है यानी पृथ्वी के सतह के नीचे का वह स्थान जहाँ से कांपना यानी कंपन शुरू होता है उसको कहते हैं फोकस। एकदम ऊपरी भाग तो अचानक से नहीं कांपने लगता है, उसके नीचे हलचल होती है जहाँ से शुरुआत होती है उसको कहते हैं फोकस या भूकंप केंद्र यानी सेंटर ऑफ दैट इंसिडेंट यानी घटना का केंद्र। उसके बाद उपकेंद्र एक होता है यानी जहाँ से शुरुआत तो हुई लेकिन फैली और जाके उसका प्रभाव कहाँ पड़ा ये जानना है। तो भूकंप का केंद्र पृथ्वी के सतह के नीचे का वह स्थान जहाँ से शुरू होता है भूकंप, और दूसरा वो एपिसेंटर यानी वो स्थान जो जहाँ से भूकंप शुरू हुआ ठीक उसके ऊपर जहाँ भूकंप महसूस होता है यानी फोकस के ठीक ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? एपिसेंटर यानी उपकेंद्र कहलाता है। अब ये जो भूकंप हुआ, भूकंप के कारण कंपन की स्थिति कैसे पैदा हुई, तरंगे कैसे पैदा हुई, उन तरंगों को जानते हैं। जैसे कोई भी चीज़ जैसे तालाब इत्यादि में कोई चीज़ हम लोग फेंकते हैं तो उसमें से लहर पैदा होती है, तरंगे आती हैं। तो फेंका तो हमने एक जगह, लेकिन उस फेंकने से वहाँ का जो हलचल पहुँचा, उस हलचल का तरंग किनारे तक आता है। वो तरंग क्या है, कैसे है, तो ये जानते हैं। तो भूकंप से जो तरंगे पैदा होती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो भूकंप से दो प्रकार की तरंगे आती हैं और दो तरह से तरंगे होती हैं। एक है पी वेव्स और दूसरा है एस वेव्स, यानी प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स में आते हैं। तो प्राइमरी वेव्स जो होता है ठोस, तरल, गैस, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस प्रकार की भी चट्टानों की स्थिति है, उन सारी चीज़ों से होकर ये तरंगे वापस सामने आती हैं, धरातल पर आती हैं, भूपृष्ठ से टकराती हैं और भूपृष्ठ पर कंपन महसूस होती है और जल्दी पता चलता है। और तो ये तरंगें पी वेव्स कहलाती हैं और ये काफ़ी तेजी गति से आती हैं। और दूसरा जो है एस वेव्स, इस एस वेव्स जो है केवल ठोस से गुजरती हैं और धीमी गति से आती हैं। ये दो प्रकार के भूकंप तरंगे। एस वेव्स को सतही तरंगे, लव वेव्स और रेल्फ वेव्स भी कहते हैं। तो ये हमारा दो तरह का तरंग। उसके बाद बात करते हैं भूकंप को मापते किस तरह हैं। जैसे बुखार मापते हैं, थर्मोमीटर इत्यादि, तो भूकंप को भी मापने के लिए यंत्र हैं। क्या क्या है यंत्र, देखते हैं। भूकंप को मापने के लिए, जैसे तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ, ये कैसे रिकॉर्ड करता है भूकंप तरंगों को। जैसे हार्ट ईसीजी वाला मशीन होता है, वो हार्ट का वेव्स यानी हार्ट कैसे हमारे दिल की धड़कनों को नापता है, ऐसे ऐसे कैसे जिग करके लाइंस के रूप में कागज पर आता है, उसी तरह सिस्मोग्राफ भी रिकॉर्ड करता है भूकंप की तरंगों का कैसे कैसे आई हैं, उनको रिकॉर्ड करता है। उसके बाद तीव्रता, कितनी तेज, कितना ज़्यादा झटके वाला तूफान, झटके वाला भूकंप है, वो जो है करता है रिक्टर स्केल। तो ये याद रखेंगे, परीक्षा में आता भी है रिक्टर स्केल क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेंगे, याद करेंगे इन सारी चीज़ों को। और परीक्षा के पहले मेरा प्रयास रहेगा प्रश्नों को देने की, कुछ इम्पोर्टेंट भी और बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि स्कूल में तो क्लास हो नहीं पा रहा है। और भूकंप के अलावा, ज्वालामुखी के अलावा भी इस चैप्टर में एक और पार्ट है, भूकंप आने पर या उसके लिए क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं। तो थोड़ा किताब के लास्ट वाले पन्ने में है कि भूकंप जिन क्षेत्रों में आए, यानी एक और चीज़ छूट गया, वो है भूकंप वाला क्षेत्र, यानी
अर्थक्वेक बेल्ट यानी भूकंप वलय। धरातल पे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे एक लाइन से ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है बहुत सारा, जैसे पैसिफिक प्रशांत महासागरीय भूकंप वलय है जहाँ पे आए दिन या समय के अनुसार हमेशा ही भूकंप के झटके महसूस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्वालामुखी का फटना काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उस क्षेत्र को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो वो भी एक है। और भूकंप जिन इलाकों में आते रहते हैं या आने की संभावना रहती है, तो वहाँ पे भूकंप अगर आ जाए तो पहले तो खुद को शांत रखना है। अगर लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, अगर शहर में रह रहे हैं तो, या महसूस हो कि भूकंप हो रहा है तो किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे जाके सिर को छुपा के रखें। और अगर संभव हो अफरा तफरी नहीं करना है, आराम से किसी खुले स्थान में चले जाएं, पेड़ पौधे या इलेक्ट्रिक तार वाले या खंभे वाले जगहों पर न रहें, खुले स्थानों पर रहें। तो ये सारे बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, इसको रख सकते हैं। और हमेशा याद रखेंगे अपने जो घर के कागजात इत्यादि हैं उनको एक जगह रखें, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में, चाहे वो आग लगे या फिर भूकंप आए, उसको हम लेकर निकल पाएँ, आराम से आसानी से निकल पाएँ। तो इधर उधर बिखेर कर ना रखें, जो मूल्यवान कागज़ हैं या मूल्यवान वस्तुएं हैं एक जगह रखें ताकि हम लेकर निकल पाएँ, ताकि अपने अगले जीवन में उसका प्रयोग कर पाएँ। और हमेशा याद रखेंगे कि सावधानी ही खुद की सुरक्षा है। तो ये मेरा प्रयास रहा चैप्टर 2 को बहुत ही शॉर्ट में इजी तरीके से बताने की इसको। और इतना ही नहीं करना है, इसके साथ ही पढ़ना है। किताब को पढ़ने से ही मेमोरी में रहेगी, केवल देखने से नहीं रहती है, ये याद रखना। ठीक है, आज यहीं तक। अगले क्लास में चैप्टर 3